तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग जाति आधारित जनगणना पर डिस्कशन करेंगे। यह जो पूरा टॉपिक है बेसिकली मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, साक्षात्कार के लिए। अभी जितने भी 1-2 साल में इंटरव्यू होंगे, हर बोर्ड का एक ही बिंदु बनेगा, आपकी राय वो जानना चाहेंगे कि जाति जनगणना के बारे में आप क्या समझते हैं, आप फेवर में हैं उसके या विरोध में। और साथ ही मुख्य परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज हम लोग 4-5 बिंदुओं में डिस्कशन करेंगे। मैंने पहले से लिख रखा है कि कौन कौन से बिंदु में डिस्कशन करेंगे, पहले देख लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि जाति आधारित जनगणना का इतिहास क्या है, भारत में कब कब जाति आधारित जनगणना हुआ, आजादी से पहले और आजादी के बाद। और यही इतिहास आपकी भूमिका बन सकती है। अगर मेंस में लिखने के लिए आता है तो आप उसे भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि जाति आधारित जनगणना क्यों होनी चाहिए, इसका सीधा सा मतलब क्यों होनी चाहिए, यानी हम बात कर रहे हैं कि हम इसके पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं, पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है क्यों नहीं होनी चाहिए जाति आधारित जनगणना, यानी सीधा सा मतलब है कि विपक्ष की बातें कर रहा है, विपक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में तर्क। और चौथा बिंदु हम लोग देखेंगे कि सरकार का इसमें क्या पक्ष है, सरकार क्या बात कहती है जाति आधारित जनगणना को लेकर के, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट में हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो आपका कंक्लूजन होगा, जिससे आपका पूरा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतने में मतलब यहां से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप इजीली उसे हैंडल कर लेंगे। जाति आधारित जनगणना की बात किया जाए तो अभी भारत में यह एक ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग इशू है। हर तरफ जाति आधारित जनगणना की चर्चा हो रही है। 2024 में चुनाव है, कुछ राज्यों में चुनाव अभी चल रहा है और आगे फिर चुनाव राज्यों में होंगे। तो पूरी तरीके से यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है, यह भी ध्यान रखिए। जितना बर्निंग इशू इसे बनाया जा रहा है एक्चुअल में वो भारतीय समाज से ज्यादा भारतीय राजनीति का एक अहम इशू बन गया है, मुद्दा बन गया है भारत में जाति। इसी वजह से रजनी कोठारी ने कभी कहा था कि भारत में जाति का जो प्रभाव रहा है राजनीति में उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, या राजनीति का प्रभाव में जो जाति रहा है उसे भी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, और आने वाले समय में वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जब हम लोग इतिहास पढ़े थे, मैं राजपूत काल शुरू किया था, तो उस दौरान भी मैंने कहा था कि हम जैसे जैसे एजुकेटेड होते जा रहे हैं, हमारी अवेयरनेस जितना ज्यादा बढ़ती जा रही है, हम उतना ही ज्यादा जातिवाद से ग्रसित होते जा रहे हैं, सभी लोग, समाज के हर वर्ग। तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि भारत में जो जाति है वो राजनीति और समाज का एक अहम हिस्सा है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। जब से जाति आधारित जनगणना की बातें हुई है कि पता चल जाए किस जाति के कितने लोग हैं, तब से भारतीय समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया है। एक वर्ग ऐसा है जो जाति आधारित जनगणना का खुल करके विरोध कर रहा है और बता रहा है कि यह देश के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे भारत की एकता और अखंडता के लिए यह सही नहीं है जाति आधारित जनगणना, इस वजह से जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। जबकि समाज का एक वर्ग यही बात कह रहा है कि हमारे सामाजिक विकास के लिए, हमारे सामाजिक न्याय के लिए और भारत की एकता और अखंडता की मजबूती के लिए जाति आधारित जनगणना आवश्यक है। यह एक अजीब विडंबना है कि विरोध करने वाले और जो पक्ष में समर्थन करने वाले, उन दोनों के तर्क लगभग सेम ही है। जिस तर्क से वो विरोध कर रहे हैं उसी तर्क से वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। आप एक कहावत सुने होंगे कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो ये कहावत अभी वर्तमान में चरितार्थ हो रहा है। लेकिन जो लोग या तो समर्थन में बोल रहे हैं या तो विरोध में बोल रहे हैं, उन्हें जनगणना और जाति आधारित जनगणना में फर्क भी मालूम नहीं होगा, डिफरेंस भी मालूम नहीं होगा कि एक्चुअल में क्या है। उन्हें लग रहा है एक ही चीज है, जो सेंसस हो रहा है, जो जनगणना हो रहा है, उसी जनगणना में एक कॉलम होगा आपकी जाति, बस वो भर देंगे कि हम फला जाति के। उन्हें लग रहा है यही चीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। तो हम लोग पहले जाति आधारित जनगणना के इतिहास पे जाएं, उससे पहले मैं कुछ और आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है जाति आधारित जनगणना को लेकर के वो पूरी तरीके से साफ हो, क्लियर हो, आप ये समझ सकें कि एक्चुअल में क्या है ये। अगर आपको कहीं अपनी बात रखनी है तो आप बहुत ही सभ्य ढंग से अपनी बात को वहां पे रख सकें। 2 चीजों में डिफरेंसेस समझ लीजिए। जब हम लोग बात करते हैं जनगणना की, सेंसस जिसे हम लोग बोलते हैं जनगणना, तो आपको पता है यह जो जनगणना है केंद्रीय सूची का विषय है, सेंट्रल लिस्ट का है ना, केंद्रीय सूची का विषय है जनगणना, सेंट्रल लिस्ट में आता है। और केंद्रीय सूची का जो विषय है उस पर कानून बना सकता है कौन, केंद्र बना सकता है। कार्य कौन करेगा, केंद्र ही करेगा। और यह जो सेंसस है
केंद्रीय सूची का विषय होने के साथ आता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। और इसका जो हेड होता है सेंसस कराने का, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। जब जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है, इसको संचालित केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय करता है और इसका हेड होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, तो एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, फिर बिहार सरकार ने कैसे जाति आधारित जनगणना को संचालित कर लिया, जो पिछले साल से चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले उसका रिपोर्ट आया। ये दिमाग में तो प्रश्न आना चाहिए आपके, स्वाभाविक सी बात है। सेंसस सेंट्रल लिस्ट का विषय है, तो फिर बिहार सरकार ने कैसे सेंसस करा लिया जाति आधारित जनगणना? तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो जाति आधारित जनगणना की बातें हो रही हैं या हो रही हैं, एक्चुअल में यह सामान्य जनगणना से भिन्न है। जब सामान्य जनगणना की बातें होंगी तो केंद्र सरकार ही कराएगा, और इसी सामान्य जनगणना में जब जाति आधारित जनगणना की बातें होंगी तब तो ये सेंसस कराएगा। अदरवाइज ऐसे राज्य सरकारें भी उस जनगणना को संचालित कर सकती हैं जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। जैसे कि 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसी मंत्रालय के अधीन जाति आधारित जनगणना को कराया था। राज्य सरकार ने भी अपने सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन जाति आधारित जनगणना को संचालित करा लिया, जबकि यह जो सेंसस है, यह जो जनगणना है, यह केंद्र सूची का विषय है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अभी जो मांग चल रही थी जाति आधारित जनगणना की, बेसिकली वो मांग यही चल रही थी कि 2021 की जो जनगणना होने वाली है उस जनगणना में जाति को शामिल किया जाए, जाति आधारित जनगणना को शामिल कर लिया जाए, जिससे कि जाति आधारित जनगणना भी सामान्य जनगणना में शामिल हो जाए। यही मांग चल रही थी, जाति आधारित जनगणना को शामिल किया जाए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि 2021 के जनगणना में हम जाति आधारित जनगणना को शामिल नहीं कर सकते। जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया, तब जाकर के बिहार भारत का पहला राज्य बनता है जो यह तय करता है कि हम जाति आधारित जनगणना अपने स्तर पर कराएंगे। और अपने स्तर पर कराने का सीधा सा मतलब यही है कि यह सामान्य जनगणना से भिन्न है, सामान्य जनगणना से अलग जनगणना है जो राज्य सरकार अपने लेवल पर संचालित कर रही है। और इस जनगणना को बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर, CSECC बोलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। इस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में सिर्फ आपकी जाति नहीं पूछी जाती, आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी पूछी जाती है। आपका घर कच्चा है या पक्का है, आपके पास मोटरसाइकिल है या साइकिल है ना, आपके पास जो खाना बन रहा है आपके किचन में, उसमें चूल्हे का यूज हो रहा है, लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं, उपला इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीजें से आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तय हो जाती है। फिर आपकी जाति पूछ ली जाती है, किस जाति के हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आप किस जाति के हैं और आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी डिसाइड हो जाता है। तो बेसिकली जाति आधारित जनगणना का सीधा सा मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आपकी जातियां पूछी जाएंगी कि आप किस जाति की, ये नहीं पूछा जाएगा। उसमें सोशियो इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है वो भी उसमें शामिल होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहा जाता है इसे। भारत में पिछली सरकार में 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा लिया गया था, कलेक्ट किया गया था पूरे भारत में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को डाटा पेश कर दिया गया, लेकिन वो डाटा अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया उसे। हालांकि उस डाटा का विश्लेषण करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनी थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दिया नहीं दिया, ये भी बातें सार्वजनिक नहीं की गई अभी तक, और वह जो डाटा है अभी सरकार के पास मौजूद है। सरकार चाहे तो उस डाटा को प्रकाशित कर सकती है, लेकिन सरकार बोल रही है कि यह डाटा बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, इस वजह से हम इसे प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया। एक तो हो गया जनगणना, मैंने बताया, एक हो गया जनगणना जो क्या है, केंद्रीय सूची का विषय है और किसके तहत आता है, गृह मंत्रालय का अधीन आता है, गृह मंत्रालय का अधीन आता है। और यह डाटा गोपनीय माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा है सामाजिक, ऐसे लिख लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यह केंद्र और राज्य दोनों सूची में आता है।
केंद्र सूची में भी आता है और राज्य की सूची में भी आता है, ध्यान रखें। इसलिए इसको संचालित केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, और इसी के तहत बिहार राज्य ने यह डाटा कलेक्ट किया है, ध्यान रखें। इज दैट क्लियर? केंद्र सरकार ने जो पिछला जो संचालित किया था मैंने बता दिया कि वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यही राज्यों में भी होगा, ध्यान रखिएगा, अधिकारिता मंत्रालय, क्योंकि पूरा मुद्दा सामाजिक न्याय से जुड़ा है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है, मांग इसी बेस पे किया जा रहा है। तो उम्मीद है इस पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे कि समान जनगणना और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या डिफरेंसेस है। अभी जो मांग की जा रही थी कि इसी सामान्य जनगणना में हम सोशियो इकोनॉमिक SECC कास्ट सेंसस को भी शामिल कर लें, इसी में समान जनगणना में ही शामिल कर लिया जाए। समान जनगणना में शामिल करने का मतलब कि पूरे भारत में अब केंद्र सरकार के द्वारा यह डाटा कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मना कर दिया, खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तब जाकर के राज्य सरकार ने तय किया कि हम राज्य के स्तर पे अपना ये डाटा कलेक्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं कलेक्ट कर रही पूरे भारत के लेवल पर, तो हम राज्य के लेवल पे इस डाटा को कलेक्ट करेंगे, SECC को। क्लियर है? यहाँ पे समझ पा रहे हैं? जब सामान्य जनगणना के तहत ये चीजें शामिल हो जाएंगी तो फिर इस पर राज्य सरकारें काम नहीं करेंगी, फिर केंद्र सरकार ही काम करेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया कि मैं ये डाटा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा 2021 के सेंसस में। तो फिर राज्य सरकार बोले ठीक है आप नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर SECC के तहत हम राज्यों में करेंगे, क्योंकि SECC के तहत राज्यों का राइट है कि वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने अपने राज्यों में। और बिहार ने शुरुआत किया है, तो मैंने बताया कि ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी जहां जहां केंद्र सरकार में चूंकि बीजेपी की सरकार है, तो जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पे SECC के डाटा तो कलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार बदलते ही फिर से यह होगा कि SECC के डाटा कलेक्ट किया जाए। क्योंकि भारत में राजनीति और जाति का जो जुड़ाव रहा है वो बहुत ही प्राचीन समय से रहा है, और यही वजह रहा है कि भारत की पूरे इतिहास को हम जाति के आधार पर ही 3 भागों में बांट देते हैं, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के तौर पे हम देखते हैं। लेकिन आजादी के बाद भी जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे से इतना घनिष्ठता से जुड़े रहे कि इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। और यही नतीजा था कि 1980 तक आते आते हम लोग मंडल और कमंडल की राजनीति पे पहुंच गए, और मंडल और कमंडल की राजनीति ने भारतीय राजनीति के पूरे स्वरूप को चेंज कर दिया, जिसका प्रभाव हमें 2014 के चुनाव में भी दिखा, 2019 के चुनाव में भी देखा, और 2024 के चुनाव में भी आप देखेंगे कि मंडल और कमंडल का प्रभाव क्या रहा। और माना जाता है कि आने वाले 100 वर्षों में मंडल और कमंडल के प्रभाव को कभी भी कम नहीं किया जा सकता, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। रजनी कोठारी ने बहुत पहले कह दिया था कि भारत में राजनीति और जाति का जो संबंध है उसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम न तो भारतीय राजनीति को जाति से अलग कर सकते हैं, न ही भारतीय जाति को राजनीति से अलग कर सकते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका प्रभाव हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जब मैं राजपूत काल में पढ़ा रहा था इतिहास में, तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि हम जैसे जैसे एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सक्षम होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, अवेयर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर जातिवादी चीजें कूट कूट करके सीधे भरती चली जा रही है। क्योंकि हम अवेयर हो रहे हैं, अपने जाति के नायकों को हम खोज ले रहे हैं, फिर हम जाति की बात करने लगे। एक समय था पहले कभी राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो राजपूत लोग होते थे, सवर्ण लोग होते थे, वो अपने नाम के आगे टाइटल लगाते थे। लेकिन पिछड़े हुए जो लोग थे, OBC ST SC, नाम में टाइटल समानता नहीं लगाते थे कि टाइटल लगाने से लोग जान जाएंगे कि हम पिछड़े जाति के हैं। लेकिन आजकल मैंने बताया कि चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी जाति का हो, हर एक जाति के अपने एक नायक तो है इतिहास में। जो आप खोजेंगे तो आपका एक नायक ऐसा मिलेगा जो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देगा कि आप खुल करके बोलिए कि मैं फला हूं। इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति अब अपने नाम के आगे चमार शब्द स्पष्ट तौर पर लिखते हैं। रीजन ये है कि उन्होंने एक नायक खोज लिया है जिन्हें वो इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, इतना विश्वास दे रहा है, आत्मविश्वास इनके अंदर भर रहा है कि तुम खुल करके बोलो कि हम चमार हैं। क्यों? क्योंकि फला एक नायक, एक चमार ही था जिसने इतने लोगों को मारा या इतना महान काम कर दिया। यही कॉन्फिडेंस का लेवल होता है। आज देखिए हर जाति के लोग अब अपने टाइटल को खूब अच्छे से लगा रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि मैं जाति आधारित राजनीति या भारत में जातियों का जो प्रभाव रहा है वो किस रूप में लेके जा रहा हूं। जब राजनीति और जाति का प्रभाव रहा है तो जाति आधारित जनगणना स्वाभाविक सी बात हमारे सामने आएगी। तो आइए पहले हम लोग इतिहास पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ मैं पॉइंट्स आउट करूंगा, आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि ये डिस्कशन वाला मुद्दा है। मेरा बस ये था कि थोड़ा इस पे मैं आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूं, आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में जाति आधारित जनगणना को लेकर के जो प्रश्न है वो स्पष्ट हो जाने चाहिए। अगर कोई
पूछता है, बातें करता है तो आप लिखिए, मेंस में आता है तो लिखिए, डिस्कशन होता है तो चर्चा करिए, प्री में आता है तो वहां भी लिखिए। भारत में जनगणना का इतिहास आप लोगों को पता ही है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जनगणना का इतिहास शुरू हुआ। 1781 में पहली बार प्रॉपर वे में जनगणना भारत में शुरू हो जाती है। तो जनगणना का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन छोड़ दीजिए उसको। भारत में पहली बार जाति आधारित जो जनगणना होती है 1931 में, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। 1931 अंग्रेजों के दौर में हुआ, यह पहली बार भारत में होता है जाति आधारित जनगणना, जहां पे जातियों का डाटा कलेक्ट किया गया, जाति आधारित जनगणना, ध्यान रखिए। और इसके डाटा भी प्रकाशित कर दिए गए। तो जाति आधारित जनगणना का जो दौर शुरू हुआ, अंग्रेजों ने अपने समय में शुरू कर दिया। 1931 के बाद आपको पता है हर 10 साल पे सेंसस होता है, तो 1941 में हुआ सेंसस, और इस सेंसस में भी जाति आधारित जनगणना तो हुई, लेकिन इसका आंकड़े जो थे वो प्रकाशित नहीं किए गए। तो यहां पे जाति आधारित जनगणना होती है, लेकिन आंकड़ा क्या है, प्रकाशित नहीं होता। ध्यान रखिए, आंकड़ा प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि ये दौर था, आपको पता है 1941, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार, बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो अंग्रेजों को लगा कि आंकड़ा प्रकाशित करना सही नहीं है, इस वजह से जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए। जाति आधारित जनगणना का एकमात्र आंकड़ा प्रकाशित हुआ है कब, 1931 में। 1941 के बाद आता है 1951, और आपको पता है कि 1947 में हम हो गए आजाद। तो अभी तक जितने भी सेंसस हुए भारत में, वो किसकी नीति पे हो रहे थे, अंग्रेजों की नीति पे हो रहे थे, अंग्रेजी नीति पे हो रहे थे, है ना। ब्रिटिश जो पॉलिसी थी उस नीति के तहत हमारे यहाँ सेंसस चला रहा है। 1947 में हम होते हैं आजाद। 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। फिर 1950 में देखिए, जब संविधान लागू होता है, उसी समय आपको पता है कि एससी और एसटी को आरक्षण दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया नौकरियों में। एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे दिया गया संविधान लागू होने के समय से ही, शुरू से ही एससी एसटी को रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन एक काम किया गया कि यहां पे जो जनगणना नीति चली आ रही थी अंग्रेजों की, उस जनगणना नीति को बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया कि अब जाति आधारित जनगणना नहीं होगा, बदल दिया गया। और यह तय किया गया कि जाति आधारित जनगणना हम नहीं कराएंगे, जाति आधारित जनगणना नहीं होगा, आधारित जनगणना नहीं होगा। क्लियर। लेकिन एससी और एसटी का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मत भूलिएगा कि जाति में एससी एसटी शामिल है, उनका होता है, सिर्फ ओबीसी का नहीं होता है। और जाति आधारित जनगणना का तात्पर्य ही यही है कि हम जनगणना में ओबीसी लोगों का डाटा कलेक्ट करें। सबके बात नहीं हो रही, सिर्फ ओबीसी लोगों का डाटा कलेक्ट करने की बातें होती है जाति आधारित जनगणना में, कि जिसमें ओबीसी जातियों की गिनती की जाए, राइट। तो जाति आधारित जनगणना का मतलब यहां पे क्या निकला कि ओबीसी जो है उनकी गिनती नहीं होगी, गिनती नहीं होगी, कौन कौन से लोग हैं। अब देखिए 1951 में सेंसस होता है आजादी के बाद भारत, और यहां पे जाति आधारित जनगणना नहीं होती है, जाति आधारित जनगणना नहीं होती। यहां पे क्या होता है, सिर्फ एससी और एसटी को गिना जाता है, गिना जाता है, ओबीसी को नहीं गिना जाता, ओबीसी को नहीं गिना जाता। यहां पे थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं या कंफ्यूज हो रहा है आपको। देखिए, जब हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, ये सिर्फ बात करते हैं ओबीसी की गिनती को लेकर के, ओबीसी की गिनती को लेकर। क्यों? क्योंकि एससी और एसटी की गिनती हर सेंसस में होता है, इनकी गिनती होता है, इनकी गिनती होता है। तो ओबीसी एसटी और एससी गिनती हो जाएगा, बाकी शेष बचे लोग क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहां सामान्य लोगों की गिनती की बातें नहीं होती जाति आधारित जनगणना में। लेकिन जब एसईसीसी हम करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करते हैं, एसईसीसी, तो एसईसीसी में ध्यान रखिएगा फिर सभी लोगों का गणना होता है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जानी जाती है। लेकिन जब बात किया जाए जाति आधारित जनगणना, बेसिकली जो बिहार में किया गया, उसे प्योरली हम ये नहीं कह सकते कि जाति आधारित जनगणना है, क्योंकि वहां पे सभी लोगों की गणना किया गया सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ। और जाति आधारित जनगणना में भी सामाजिक आर्थिक स्थिति शामिल होता है, लेकिन मैंने बताया कि जाति आधारित जनगणना जो तकनीकी जो टर्म्स यूज किया जाता है, यहाँ पे ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, जबकि हम लोगों को आज पता है कि ओबीसी की गिनती नहीं होती। हालांकि बहुत सारी जातियों को ओबीसी में दिया गया है सरकारी डाटा के अनुसार, लेकिन ओबीसी की गिनतियां नहीं होती। क्लियर है? चलिए,
तो SC ST इसमें क्या होगा, गिनती होता है, लेकिन OBC की गिनती नहीं होती। ध्यान रखिए, जाति आधारित जनगणना में मांग की जाती है कि OBC की गिनती हो। तो 1951 में SC ST की गिनती होती है, लेकिन OBC की गिनती नहीं होती है। 1950 में SC ST को आरक्षण दे दिया गया था। जो पिछड़ी जातियां थी वो भी मांग कर रही थी कि हमें भी आरक्षण होना चाहिए। तो पिछड़ी जातियों की परिभाषा क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से हम उन्हें लाभ दे सकते हैं, इसकी जांच करने के लिए, इसके अन्वेषण करने के लिए एक कमेटी बनी 1953 में नेहरू के द्वारा। आपको पता है मैंने लिखाया था कालेलकर आयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं आयोग। इसका मकसद ये था कि पिछड़ा वर्ग की परिभाषा दिया जाए, पिछड़ा वर्ग की परिभाषा और उनके उत्थान के लिए क्या काम हो, उत्थान के लिए काम। ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम पिछड़े वर्ग की परिभाषा को तय करना, उनके उत्थान के लिए क्या क्या किया जाए। पहला आयोग बनता है 1953 में नेहरू द्वारा, कालेलकर आयोग। जब भी कोई आयोग पिछड़े वर्ग को लेकर के बातें करेगा, उनके उत्थान के लिए काम करेगा, पिछड़े वर्ग की परिभाषा तय करेगा, तो उसके पास एक डाटा होना चाहिए। जाति आधारित डाटा होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति आधारित डाटा होना चाहिए, जिसे SECC हम बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 1953 में बना। 1951 में जो सेंसस हुआ उसमें सिर्फ SC ST की गिनती थी, OBC की गिनती नहीं की गई, तो कोई डाटा नहीं था। तो कालेलकर आयोग ने 1931 के सेंसस का डाटा इस्तेमाल किया, क्योंकि 1931 के सेंसस में जाति आधारित जनगणना, सामाजिक आधारित जनगणना, सारे जनगणना हुए थे। तो इस आयोग ने 1931 के सेंसस का इस्तेमाल किया। ध्यान रखिएगा, इस सेंसस के डाटा का यूज किया और इसी डाटा के आधार पर अपना वो रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट दिया गया, काम नहीं हुआ। इनके रिपोर्ट को पूरी तरीके से यूं कहिए कि डस्टबिन में डाल दिया गया, इनका रिपोर्ट पे काम नहीं हो पाया। आजादी की बात ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 1978 में स्थिति बदलती है। आपको पता है कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई, इन्होंने एक समिति गठित की जिसका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं मंडल आयोग बोलते हैं। यह भी पिछड़ा वर्ग आयोग था और काम वही था, पिछड़े वर्ग की परिभाषा तय करना, उनके उत्थान के लिए क्या काम किया जाए। 1978 आ गया। भारत आजादी के बाद भारत में कोई भी अभी कास्ट सेंसस नहीं हुआ, इनके पास भी कोई डाटा नहीं था। तो इन्होंने भी इस्तेमाल किया कौन सा, 1931 के सेंसस का डाटा। और इस सेंसस के डाटा के आधार पे इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ बातें तय की। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 52% पिछड़ा वर्ग है, 52% बता दिया। और ये 52% के लिए इन्होंने 27% आरक्षण की बात कर दी, आरक्षण की बात कर दी। ध्यान रखिएगा। 1980 में रिपोर्ट आता है बीपी मंडल का, 1980 में ये सरकार भी गिर जाती है और पिछले फिर आगे 10 साल तक मंडल साहब की रिपोर्ट पर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन 1990 में फिर सरकार आती है बीपी सिंह की। ध्यान रखिएगा, बीपी सिंह की सरकार आती है और मंडल सिंह के रिपोर्ट को लागू कर देते हैं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दे देते हैं, आरक्षण को लागू कर देते हैं। यह वह समय था, उस समय में भारत 1990 का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण से हम जुड़ रहे हैं पूरी दुनिया से। और उसी दौरान मंडल साहब ने 27% आरक्षण देकर के पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पूरे भारत में शोर मच गया कि सामाजिक न्याय के लिए एक बेहतरीन काम किया गया। और पूरे भारत के जो लोग रहे, स्टूडेंट रहे, छात्र रहे, यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर लोग रहे, सब लोग दो भागों में विभाजित हो गए, क्योंकि इसमें एक वर्ग ऐसा था जो रिजर्वेशन की श्रेणी में आता था और एक वर्ग ऐसा था जो रिजर्वेशन से बाहर जाता था। तो जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला वो बहुत खुश थे, सरकार का खूब समर्थन किए, और जो लोग रिजर्वेशन से बाहर हो रहे थे वो विरोध पे आ गए। और यहीं पे आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी आंदोलन होने लगे। बड़ा आंदोलन चला, कई सारे छात्रों ने आत्मदाह किया आरक्षण के समर्थन में लेकर के। कुछ लोगों ने आत्मदाह किया, कुछ छात्रों ने इसलिए आत्मदाह किया कि अगर आरक्षण लागू होता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, सरकार को आरक्षण वापस लेना चाहिए। खूब जम करके विरोध होता है। दोनों लोगों के अपने तर्क थे। कुछ लोग बोलते थे प्रतिभा पे वार है, जिसके पास टैलेंट होगा आगे बढ़े, कई सारी चीजें थी। एक लंबा टॉपिक है कि आरक्षण क्यों होना चाहिए क्यों नहीं, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपसे बता रहा हूं एक पूरे इतिहास को समझने का प्रयास किए। फिर मामला चला जाता है कोर्ट में, चला जाता है। फिर 1992 में एक ऐतिहासिक निर्णय आता है इंदिरा साहनी वाद में। ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया है आपको पॉलिटी के क्लास में। इंदिरा साहनी वाद में
आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर के, आरक्षण सही है गलत, इंदिरा साहनीवाद में कह दिया गया कि जो आरक्षण दिया गया है वो सही है, आरक्षण सही है, लेकिन ये कह दिया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आप आरक्षण दीजिए लेकिन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी आरक्षण की बात हो रही थी, सरकारी नौकरियों में चल रहा था। 2006 का एक दौर आता है, 2006, जिसे बोलते हैं मंडल पार्ट 2, मंडल भाग 2 जिसे बोला जाता है। मंडल कमीशन की कुछ और सिफारिशों को लागू किया गया और इस समय थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह। उन्होंने मंडल पार्ट 2 लागू किया और इसके तहत इन्होंने कहा सरकारी नौकरी में तो आरक्षण लागू हो रहा है, उसके साथ साथ शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, IIM है ना, और उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, कई जगहों पे इन्होंने इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की बातें कही। इस समय भी खूब विरोध हुआ, इसका जम करके विरोध हुआ 2006 में। फिर से छात्र और बाकी के लोग आमने सामने हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे शिक्षण संस्थानों में, मेडिकल कॉलेजों में यहाँ भी रिजर्वेशन की बातें हो गई कि अब सीटें रिजर्व होंगी। खूब जम करके इसका विरोध होता है, लेकिन अंततः यह भी लागू हो जाता है, वापस नहीं ले जाता। 1990 में मंडल की सिफारिश से लागू की गई, केस हुआ, दुनिया भर के मुकदमे चले, इंदिरा साहनी में ऐतिहासिक निर्णय आता है, चला लागू हो गया। फिर 2006 में अर्जुन सिंह ने फिर इस चीज को आगे बढ़ाया और यह भी बहुत विरोधों के बाद यह भी हो जाता है लागू हो जाने के। उसके बाद 2010 में, ध्यान रखें, यहां से भारत में आजादी के बाद जाति आधारित जनगणना की मांग शुरू होती है। जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से शुरू होती है, तेजी के साथ शुरू होती है। और मांग करने वाले लोग लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह, गोपीनाथ मुंडे थे, ये भाजपा के थे, गोपीनाथ मुंडे। इन्होंने खूब जोरदार तर्क रखा था। ये लोग सहयोगी थे उस समय 2010 में, लालू मुलायम जो है कि सरकार के, केंद्रीय सरकार के। गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के थे। इन्होंने भी खूब जम करके बातें कही कि जाति आधारित जनगणना भारत में होनी चाहिए, और उनके भी कुछ तर्क थे। और इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। यहां से मांग शुरू होती है 2010 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 2011 में पी चिदंबरम थे, अपने केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री थे पी चिदंबरम। इन्होंने भी कुछ तर्क रखे कि जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराया जा सकता, क्योंकि सरकार में थे, केंद्रीय सरकार में थे, कांग्रेस के थे, कांग्रेस की सरकार थी इस समय। इन्होंने बताया कि जाति आधारित जनगणना कराने के लिए हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो विशेषतः ट्रेंड हो, जिन्हें सारे टूल्स पता हो कि एक्चुअल में जाति आधारित जनगणना सही आंकड़े कैसे कलेक्ट किया जाए। तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास ऐसे लोग उपलब्ध ही नहीं है, मतलब इतने ट्रेंड लोग अभी उपलब्ध नहीं हमारे पास कि हम उनसे जाति आधारित जनगणना करा सके। इस बेस पे उन्होंने खारिज कर दिया। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। फिर एक प्रणब मुखर्जी, ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी, यानी अध्यक्ष थी ये, अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी का काम था कि जाति आधारित जनगणना कैसे कराया जाए उसका सुझाव दे, कराने के सुझाव, जाति आधारित जनगणना कराने के सुझाव। और इसी सुझाव के तहत जो नाम दिया गया था, उन्होंने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ध्यान रखिएगा, कास्ट सेंसस होना चाहिए। जाति आधारित जनगणना का नाम बेसिकली क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। और यह जो है कि जिलावार होना चाहिए, जिलावार होना चाहिए। और ये चीजें हुई प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो रिपोर्ट दिया गया कि ये चीजें होनी चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए, कॉलम में क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें इसी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। आज भी अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ही अंतर्गत होगी, सिर्फ जाति के अंतर्गत नहीं होगी। सिर्फ जातियां नहीं पूछी जाएंगी, आपकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस भी पूछा जाएगा। वहां पे आपके पास बाइक है, साइकिल है, कच्चा घर है कि पक्का घर है, आप जो है कि खाना किस पे बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं या है ना लकड़ी पे बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। कच्चा मकान है, पक्का मकान है, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी।
उसके तहत फिर आपकी एक कॉलम जाति का भी होगा, आपकी जाति भी पूछ ली जाएगी। हिंदू है, मुस्लिम है तो किस जाति में है, और हिंदू है तो किस जाति में है ना, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो जिलावार गणना की बातें की कि हर जिले से डाटा कलेक्ट किया जाएगा पूरे भारत में, और जिलावार डाटा कलेक्ट करके फिर एक राष्ट्रीय डाटा का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे जिलावार डाटा कलेक्ट किया गया, हुआ ये 2011 में, ध्यान रखिए, डाटा कलेक्ट हुआ, जिलावार डाटा कलेक्ट हुआ। और यह जो डाटा कलेक्ट किया गया ये दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मैंने बताया था शुरू में, अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया। 2011 में पहली बार SECC होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, लेकिन यह सेंसस जो होता है सामान्य जनगणना के साथ नहीं होता है। अभी की जो मांग चल रही थी, एक मांग ये भी थी कि यह सेंसस सामान्य जनगणना के ही साथ हो, केंद्रीय स्तर पे हो, पूरे देश में हो, लेकिन यहां पे समान जनगणना के तहत नहीं किया गया। यह सेंसस किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसको निर्देशित कर रहा था। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई थी, उन्होंने बता दिया कॉलम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस प्रकार से जाति आधारित जनगणना किया जा सकता है। यह डेटा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को सपोर्ट कर दिया गया, डाटा कलेक्ट कर लिया गया पूरे भारत से हर जिले की, और दे दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस डेटा का प्रकाशन अभी तक नहीं किया, अभी तक प्रकाशन नहीं किया। ध्यान रखिए, जब यह डेटा कलेक्ट करके दिया जाता है उस समय थी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने कह दिया कि अभी डेटा प्रकाशित नहीं कर सकते। बीजेपी सरकार थी, वो कह रही थी कि हम आएंगे तो डेटा प्रकाशित करेंगे, चुनाव के दौरान मुद्दा भी बना था ये सारी चीजें। बीजेपी की सरकार जब आती है 2014 में, तो वह भी इस डेटा को प्रकाशित करने से मना कर देती है, और सरकार बोलती है कि यह जो डेटा है बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जातियां, उपजातियां, सहजातियां, एक्चुअल में ऐसा डेटा त्रुटिपूर्ण होना ही होना है, ये ध्यान रखिए। जब हम सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं अलग अलग राज्यों में कि ओबीसी में 100 जातियां हैं तो 200 जातियां हैं, लेकिन जब हम SECC कराएंगे ना तो उसी राज्य में ओबीसी के तहत कम से कम 5-10 हजार जातियां निकल के आ जाएंगी, जातियां, उपजातियां, सहजातियां, ऐसे करके 5-10 हजार निकल के आ जाएंगी, जिसका विश्लेषण करना बहुत ही कठिन काम है। और जब ये डेटा कलेक्ट हो रहा था तभी ये लग रहा था कि डेटा एक्चुअल में यही आएगा कि प्रकाशित नहीं हो पाएगा, त्रुटिपूर्ण है। प्रकाशित होगा भी तो लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बहुत जो एक्सपर्ट होगा वो समझेगा। इसीलिए सरकार ने कह दिया कि डाटा बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, बहुत ही जटिल डाटा है, इसका कोई मतलब नहीं प्रकाशन का, इस वजह से सरकार ने प्रकाशित नहीं किया। और वर्तमान सरकार भी यही तर्क दे रही है कि डाटा त्रुटिपूर्ण है और प्रकाशित नहीं किया गया डाटा। ध्यान रखिए, क्या कह दिया गया, त्रुटिपूर्ण है, प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन फिर लगातार देखिए, सरकार बनने के बाद चूंकि बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम कराएंगे, डाटा प्रकाशन करेंगे, तो फिर उसके बाद सरकार के ऊपर जब दबाव बनता है तो सरकार उस दबाव को कम करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर देती है, एक्सपर्ट कमेटी गठित कर देती है। किस लिए, इस डाटा का विश्लेषण करने के लिए, जो ये डाटा दिया गया था इसका विश्लेषण करने के लिए, तो विश्लेषण कर ले डाटा, उसके बाद हम एक्सपर्ट कमेटी जब दे देगी तो प्रकाशित कर देंगे। लेकिन एक्सपर्ट जो कमेटी था, एक्सपर्ट कमेटी, उसने डाटा दिया सरकार को, नहीं दिया, ये भी डाटा या ये भी सूचना आज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, नहीं गुप्त सूचना है कि दिया या नहीं दिया, ये पूरी तरीके से गुप्त है। देखिए, और इसी के बाद लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग शुरू हो गई, जाति आधारित जनगणना की मांग शुरू हो गई, ध्यान रखिए। और इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया, केंद्र सरकार ने स्पष्टता मना कर दिया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं करा पाएंगे। लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, किस लिए गए सुप्रीम कोर्ट, कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे केंद्र सरकार को कि वह पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना कराए। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश दे सकती है सरकार को कि सरकार ये काम करे? कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है, लेकिन हर मामलों में सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि भारत के संविधान का जो ढांचा बनाया गया इस तरीके से कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, लेकिन जुड़े होने के साथ साथ हम स्वतंत्र भी रहें। जो
सरकार के अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम निर्देश नहीं दे सकते। राज्य सरकारें चाहें तो अपने लेवल पे कास्ट सेंसस करा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम केंद्र सरकार को निर्देश नहीं दे सकते, अगर राज्य सरकार चाहते हैं तो अपने लेवल पर सीसी करा लें, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। उसी बेस पे बिहार सरकार ने तय किया कि हम कराएंगे अपने राज्य में SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो सामान्य जनगणना का पार्ट नहीं होगा। राज्य सरकारें कराएं और आने वाले समय में उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे जैसे राज्यों से बीजेपी की सरकार हटेगी उन राज्यों में SECC होगा। आज नहीं तो कल लगभग सभी राज्यों में मतलब होगा। हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो भी SECC कराए, कि हम करवाएंगे, क्योंकि ये राजनीति का एक पार्ट है। मैंने बताया कि पूरा ये राजनीति का एक मुद्दा बन गया कि एक बड़ा जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, बेसिकली OBC, उनकी आबादी ज्यादा है, वोट चाहिए हमको। जब वोट चाहिए तो हम भी उनके फिर लेवल पे जाएंगे, हम उनके हित में कुछ काम करने का प्रयास करेंगे, तो फिर बीजेपी शासित राज्य भी आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो ये तो हो गया पूरा इतिहास जाति आधारित जनगणना की। अब सवाल होता है कि जाति आधारित जनगणना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसके क्या तर्क दिए जाते हैं, क्यों आवश्यक है? तो पहला तर्क दिया जाता है कि जाति आधारित जनगणना होने से हमें समाज के लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति और जातियों के बारे में स्पष्ट पता चलता है कि ये कितने %, हैं, इनकी कितनी भागीदारी है। और साथ ही यह भी हमें पता चलता है कि जो सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है, बेसिकली जो सरकारी संस्थान है अन्य स्थानों पर इनकी कितनी भागीदारी है। उनकी भागीदारी अगर कम है तो सरकार उनके लिए नीति निर्माण करेगी, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य कर सकेगी। यानी कहने का मतलब कि सरकार सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य तभी कर सकती है जब स्पष्ट तौर पे सरकार को पता हो कि समाज के कौन कौन से वर्ग अभी भी वंचित स्थिति में है। तो पहला तर्क ही दिया जाता है, एक मजबूत तर्क भी है कि जाति आधारित जनगणना से सरकार को बहुत मदद मिलेगी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सरकार के पास एक स्पष्ट डाटा होगा जिसमें देख सकेगी कि फला वर्ग अति पिछड़ा हुआ है तो हम उसके विकास के लिए काम करें, उसके लिए नीतियां बनाएंगे। तो एक तो पक्ष में तर्क ये दिया जाता है, इसे 2-3 पॉइंट्स में लिख लीजिए कि सरकार सामाजिक न्याय में, सामाजिक न्याय के लिए, ऐसे कर लीजिए, सामाजिक न्याय के लिए नीति निर्माण और त्वरित हटा दीजिए, नीति निर्माण सामाजिक न्याय के लिए नीति निर्माण का कार्य कर सकती है। ऐसे कर लीजिए, कार्य कर सकती है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक नीति बना सकती है। इसी में लिखिएगा, इन आंकड़ों के आधार पर सरकार सार्वजनिक नीति बना सकती है, सार्वजनिक नीति बना सकती है। इसी में लिखिएगा, हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ दे सकती है। क्लियर है? यहाँ पे पहला पॉइंट मजबूत तर्क है। इस बेस पे आप भी बोलेंगे कि हाँ, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, और देश आगे तभी बढ़ेगा जब समाज का हर वर्ग आगे बढ़े। कोई एक वर्ग आगे बढ़ने से पूरा देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हम कलेक्टिविटी विकास नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे। और यही वजह था कि 2014 में नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। इसका सीधा सा मतलब कि सभी लोगों का साथ होगा, विकास होगा तो देश भी आगे विकास करेगा। तो उस बेस पे देखा जाए तो सबका साथ और सबका विकास यहाँ पे निहितार्थ होता है कि सबका साथ और सबका विकास तभी होगा, और सबका विकास तभी होगा। आप लोग देखते हैं तभी होगा कि बहुत सारे डिबेट्स में सरकार के ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कर रही है
और ऊपर से कहती है कि सबका साथ और सबका विकास होगा, तो ऐसे संभव नहीं है। पहला पॉइंट मजबूत पॉइंट से चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा कहा गया है कि जब संसाधनों के बंटवारे की बात आती है कि भारत में जो संसाधन है जब उनका हम डिवाइड करेंगे, बंटवारा करेंगे, तो हम देखते हैं कि संसाधनों का जो बंटवारा है, संसाधनों का जो बंटवारा है भारत में, वह बंटवारा क्या है? असमान है, असमान बंटवारा है। संसाधन मतलब समझ रहे, जो भी फिजिकल संसाधन है भारत में, सारे संसाधन। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ढेर सारी संपत्ति है और बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि भारत में इतने संसाधन हैं कि भारत जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों को भरपूर बेहतरीन तरीके से पाल सकता है। लेकिन वजह है कि कुछ संसाधन कुछ लोगों के पास बहुत जाते हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं। जब आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहां पे भी बातें की गई है संसाधनों का समान बंटवारे को लेकर के, और यह भी कहा गया है कि सरकार यह प्रयास करेगी कि संसाधन एक ही व्यक्ति के हाथ में, किसी एक ही वर्ग के हाथ में केंद्रीय न हो, एक ही वर्ग के हाथ में सेकेंडरी न हो उसका संसाधनों का, कि एक ही जगह कलेक्ट हो गया, एक वर्ग या एक व्यक्ति। तो कहा जाता है कि यदि संसाधनों का उचित बंटवारा या सामाजिक न्याय के तहत बंटवारा करना है तो हमारे पास एक डाटा तो होनी चाहिए कि किस वर्ग के पास कितने संसाधन हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो संसाधनों का सामाजिक न्याय के अनुसार बंटवारा हम तभी कर सकते हैं जब SECC का डाटा व्यापक तरीके से कलेक्ट किया जाए और उस डाटे का विश्लेषण करके उसको लागू किया जाए। तो दूसरा सीधा सा मतलब कि संसाधनों का जो बंटवारा असमान है तो इसे सामाजिक न्याय के तहत, सामाजिक न्याय के तहत तभी बांट सकते हैं, तभी बांट सकते हैं जब SECC का सटीक डाटा हमारे पास मौजूद हो। क्लियर है दूसरा पॉइंट? पहला पॉइंट भी हम लोग देख रहे थे, सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ था, हीनतम स्थिति के लोगों को अधिकतम लाभ देने की बातें की जा रही थी। दूसरा पॉइंट भी जुड़ा कि संसाधनों का सामाजिक न्याय के अनुसार बंटवारा, जिसे हम बोल सकते हैं समावेशी विकास। इसी में लिख लीजिए, अर्थात क्या बोलेंगे हम? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए संसाधनों का बंटवारा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए उचित तरीके से होना चाहिए, और ये उचित तरीके से तभी हो सकता है जब हमारे पास SECC का डाटा मौजूद है। क्लियर है? यहाँ आइए तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरे नंबर देखा जाता है कि जो आरक्षण आधारित, आरक्षण की मांग या जाति आधारित आंदोलन चलता है, जाति आधारित आंदोलन चलता है, इन आंदोलन को भी शांत किया जा सकता है SECC डाटा के तहत उचित तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से इन आंदोलनों को भी दबाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, या ऐसे आंदोलन उभरा ही नहीं, मतलब ऐसे आंदोलन उभर कर सामने ही नहीं आएंगे अगर ये डाटा प्रकाशित हो जाए तो। जैसे आप लोगों को पता है कि यूपी में एक बार चला था गुर्जर आंदोलन, आरक्षण को लेकर के, रेल ट्रैक जाम, दुनिया भर की चीजें है ना, तबाही, पूरा हाईवे जाम, बस ट्रक में आग लगाया गया, रेलों में आग लगाया गया। ऐसी मराठा मुंबई में जाएंगे तो वहां खूब आरक्षण को लेकर के मांग होती है कि हमें आरक्षण में शामिल किया जाए, और सरकारें दबाव में आकर के ये वादा भी कर जाती हैं कि हम ठीक है आरक्षण में शामिल कर रहे हैं, आपको भी शामिल कर रहे हैं रिजर्वेशन कोटे में, क्योंकि सरकार को चाहिए राजनीतिक लाभ, वोट बैंक की राजनीति, और वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकारें समानतः आरक्षण का जब आंदोलन होता है तो उसका खुल करके विरोध नहीं करती हैं, बल्कि डिफेंस के मोड में आ जाती हैं। कई बार सरकारें झुक भी जाती हैं ऐसे मांगों को, कई लोगों को शामिल भी कर लिया जाता है आरक्षण की मांग में। तो बोला गया कि अगर SECC का डाटा हमारे पास मौजूद है तो ये SECC का डाटा ऐसे आंदोलनों को उभरने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो भी लोग अगर आरक्षण की मांग की बात करेंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए, आंदोलन करेंगे, तो आप उनसे कहिए कि आप अपनी मांग जायज तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से करिए। आप SECC का डाटा देखिए, अगर आप हकदार हैं आरक्षण के तो आपको आरक्षण दिया जाएगा, अन्यथा आपका जो लेवल है, आपकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है, वह स्थिति इस लायक नहीं है कि आपको आरक्षण दिया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे मांग फिर दब जाएंगी। यदि हम बता दें कि आपकी स्थिति है ही नहीं आरक्षण के लिए
और ये हम सिर्फ मौखिक न बताएं बल्कि हमारे पास एक वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध हो, साइंटिफिक डेटा कलेक्शन हमारे पास हो, आप दिखा दें कि ये देख लीजिए आपकी स्थिति, क्या आप आरक्षण के लायक हैं, तो ये मांग उभरने से ही रुक जाएगा, उभरेगा ही नहीं, ऐसी मांग फिर आएगी ही नहीं। तो ऐसे आंदोलनों को भी रोका जा सकता है अगर ऐसी सीसी डाटा उपलब्ध होती है तो, क्योंकि हम सीधे सीधे बता देंगे, ये देखिए इस डाटा में जो लोग लगेगा कि ये लोगों को आरक्षण डिमांडेबल है तो सरकार स्वयं प्रयास करेगी और उनको आरक्षण में शामिल करेगी। इससे क्या होगा कि जो वोट बैंक की राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि सरकार के पास भी डेटा होगा। सरकार बोलेगी कि हम सिर्फ राजनीति के लिए हम आरक्षण नहीं दे रहे हैं बल्कि हमारे पास ये डेटा है, उनकी स्थिति एक्चुअल में ऐसी है, इस वजह से हम इनको आरक्षण दे रहे हैं। और इसी बेस पे सरकार कुछ लोगों को आरक्षण से बाहर भी कर सकती है, दिखा देगी कि इनकी स्थिति अब सुधर गई है, पहले ओबीसी कोटे में है लेकिन अब इनकी स्थिति सुधर गई है तो इनको आरक्षण से बाहर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर जो एक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वोट बैंक का जो प्रेशर होता है, वह प्रेशर, वह दबाव भी कम हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि आरक्षण की मांग आधारित आंदोलन कम हो जाएगा। सरकार वोट बैंक की राजनीतिक दबाव से अगला पॉइंट हो गई, दबाव से मुक्त हो जाएगी। यानी ये नहीं कहेगी कि हम वोट बैंक के लिए हम किसी को आरक्षण में शामिल कर रहे हैं या किसी को आरक्षण से बाहर कर रहे हैं। यानी सीधा सा मतलब कि किसी को आरक्षण कोटे में शामिल करना, आरक्षण कोटे में शामिल करना या बाहर करना, एक चीज तो ये हो जाएगा, शामिल या बाहर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होगा ये, इसमें चौथा जो भी पॉइंट होगा, चौथा पांचवा, ये अलग अलग पॉइंट है तीनों चारों। इसमें होगा कि अगर हमारे पास ऐसी सीसी का डाटा होगा तो हम क्रीमी लेयर की जो बातें करते हैं उस क्रीमी लेयर पॉलिसी को भी बेहतरीन तरीके से लागू कर सकते हैं। यानी हमारे पास स्पष्ट डाटा होगा, हमें पता होगा कि अब यह वर्ग क्रीमी लेयर में आ गया है, इस क्रीमी लेयर को हम न केवल ओबीसी बल्कि एससी एसटी में लागू कर सकते हैं। अब जिस एसटी एससी के घर के लोग मेडिकल्स यानी डॉक्टर हों, आईएएस हो, पीसीएस हो, जज हो, तो उन्हें आरक्षण का क्या लाभ? नहीं मिलना चाहिए लाभ, उनको हटा दिया जाए, चलिए आप आरक्षण से बाहर होइए। तो क्रीमी लेयर को भी ऐसी सीसी के डाटा से बाहर किया जा सकता है या इसको क्रीमी लेयर की पॉलिसी को लागू किया जा सकता है। तो लिखिए क्रीमी लेयर की नीति को अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है, अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। क्लियर? तो ऐसी सीसी का डाटा हमें कई मायनों में हमारे लिए लगता है कि ये आना चाहिए, यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैंने बताया सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय, आंदोलन, संसाधनों का उचित बंटवारा, फिर आरक्षण की पॉलिसी को सही तरीके से लागू करना, किसी ओबीसी में रखना है, किसी ओबीसी से बाहर करना है, क्रीमी लेयर की जो पॉलिसीज आएगी एससी एसटी में उसको लागू किया जा सकता है आगे चल करके। हालांकि अभी एसटी एससी में क्रीमी लेयर की पॉलिसी लागू नहीं है लेकिन आगे लागू किया सकता है। ओबीसी में क्रीमी लेयर की पॉलिसीज को लागू किया सकता है कि इन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअल में मान लीजिए एक कोई ओबीसी बिरादरी है जो एक्चुअल में ऊपर उठ चुकी है तो पूरी बिरादरी को आरक्षण से बाहर किया जा सकता है ना। ये सारी चीजें हमें लाभदायक तो लग रही है लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं जो यह बताता है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, नेगेटिव पॉइंट्स पे, नकारात्मक पक्ष जिसे हम बोल सकते हैं, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या बना है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके विरोध में, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स होंगे जिस बेस पे आप करते होंगे। और सबसे जो एक कॉमन पॉइंट ये है कि यदि ऐसी सीसी जाति आधारित जनगणना होती है तो भारत में जो राजनीति है वो पूरी तरीके से जाति से आबद्ध हो जाएगी और कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों को यहां पे लाभ मिलेगा और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय राजनीति जातियों के गुत्थम गुत्था में गुथा हुआ है। मैंने बताया था कि रजनी कोठारी ने बात पहले बोल दिया कि न तो राजनीति से जाति समाप्त किया जा सकता है न ही जाति से राजनीति समाप्त किया जाता है। अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो एक जातियों का डाटा कलेक्शन हो जाएगा, फिर इस पर राजनीति हो गई तो पूरी राजनीति जाति आधारित हो जाएगी। भारत की पूरी राजनीति बेसिकली जाति पे डिपेंड हो जाएगी। सब लोग फिर उसी जाति को लेकर के राजनीति करेंगे, जानेंगे कि इस राज्य में किसी जाति का जो है कि भागीदारी 80% है तो सब लोग फिर उसी को ललायत करेंगे कि इनका वोट हमारे पास आ जाए। और इसके लिए जाति आधारित जो राजनीति है उसका एक दूसरे के प्रति क्या होगा कि तेजी से वृद्धि होगा, प्रसार होगा, लोग ललायत होंगे कि यही राजनीति किया जाए। हालांकि अभी भी जाति आधारित राजनीति होती है लेकिन तब जाति आधारित राजनीति
तेजी से बढ़ेगा, लोग खुल करके फिर जाति आधारित राजनीति करना शुरू कर देंगे। तो पहला बिंदु बनेगा कि जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, है ना, जाति आधारित वोट बैंक, जाति आधारित वोट बैंक, वोट बैंक, है ना, यानी कहने का मतलब जाति का राजनीतिक दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा, जाति का राजनीतिक दुरुपयोग शुरू हो जाएगा, दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। ये एक सामान्य सा पॉइंट्स है, इसी पॉइंट्स पे सब लोग सहमत हैं कि ये तो सही है, और इसी बेस पे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास भी सबसे बड़ा मुद्दा पॉइंट सही है कि जाति आधारित राजनीति से पूरी की पूरी जो राजनीति है उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। और आप लोगों को पता है कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बेसिकली देखा जाए तो उसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं पूरी राजनीतिक पार्टियों को। एक पार्टी है जो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, यानी कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सवर्णों के राजनीतिक दल माने जाते हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो पिछड़े प्लस अति पिछड़े, SC ST OBC कर लीजिए, इसी में SC ST OBC को लेकर चलती हैं, और कुछ राजनीतियां मध्यम मार्ग अपनाती हैं, सवर्ण प्लस SC ST OBC। इसी 3 कैटेगरी में हम भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब शामिल हो जाती हैं, इसी 3 कैटेगरी में। रजनी कोठारी ने पूरा विश्लेषण किया है इसका, इसी वजह से रजनी कोठारी ने बोल दिया कि भारत में जाति और राजनीति के जो संबंध है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और रहेगा ही रहेगा। और ये हकीकत है, मैंने अभी बताया कि आप खुद देखिए कि आप जैसे जैसे अवेयर होते जा रहे हैं आपके अंदर जातिवादी चीजें भरती जा रही हैं। तो सवर्णों की जो राजनीतिक पार्टी मानी जाती है नेशनल लेवल पे, वो बीजेपी मानी जाती है। कि सवर्णों की राजनीतिक पार्टी बेसिकली पंडित और ठाकुर, पंडित ठाकुर, हालांकि इन्हें वोट सबका मिलता है, SC ST OBC सभी लोगों का वोट मिलता है, लेकिन आप देखेंगे कि राजनीतिक वर्चस्व के रूप में तो यहाँ पे पंडित और ठाकुरों का ही राजनीतिक वर्चस्व है। अगर कोई व्यक्ति OBC है भी तो कहीं न कहीं दबाव में रहता है। अति पिछड़े वर्गों की राजनीतिक पार्टी अगर देखें हम लोग तो राज्य स्तर पे ये हमें देखने को मिलते हैं खुल करके। जैसे यूपी की हम लोग बात करें तो सपा और बसपा, SP और BSP जम करके मिलता है। नेशनल लेवल पे देखा जाए सबको लेकर के चलने वाली सवर्ण ST ST OBC तो इसको मानते हैं कि ये कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति करती है। अब सोचिए कि SCCC का डाटा सामने आता है तो यहां पे जो समीकरण है वो चीजें बदलेंगी। हो सकता है कि यहां से वोटर कटे, हालांकि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वर्तमान सरकार बीजेपी है तो वो मना कर रही है, मना कांग्रेस भी कर रही थी। जब कांग्रेस के समय मांग की गई तो इसने भी मना किया था। मेरा ये मतलब नहीं है कि बीजेपी इसलिए मना कर रही है क्योंकि ये सवर्णों की पार्टी है, ज्यादातर लोग पिछड़े हुए लोग हैं तो इसके वोटर कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। आजकल सब वोटर भक्त बने हुए हैं, सभी पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के भक्त हैं, कुछ भी हो जाए रहते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रभावित होगा, ऐसा है नहीं कि प्रभावित नहीं होगा, प्रभावित तो होना ही है। लेकिन बीजेपी सिर्फ इसलिए नहीं मना कर रही है क्योंकि बीजेपी मना करने के पीछे 2-3 रीजन है, मैं आगे बताऊंगा वर्तमान सरकार क्या रीजन। कांग्रेस थी वो सबको लेकर के साथ चलने वाली थी, लेकिन इसने भी मना किया था, ये ध्यान रखिए, इसने भी मना किया था। क्लियर है यहाँ पे, ये चीजें समझ लीजिएगा, इसने भी मना किया था कि नहीं होगा, तो ये दोनों मना करें। केंद्रीय स्तर पर जो सरकारें गई उनको कुछ व्यवहारिक जो दिक्कतें आ रही हैं, उन व्यवहारिक दिक्कत और कुछ अन्य वजहों से ये मना कर रही हैं कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो होगा, मुझे पता है। एक तो हो गया ये पहला पॉइंट, जो लोग विरोध कर रहे हैं इनका ये बड़ी मजबूत पॉइंट है और सही भी है ये पॉइंट। ये कहीं न कहीं जाति आधारित राजनीति का युद्ध स्तर पे क्या होगा, लोगों का जो है कि भीड़ चलेगी उस तरफ झुकेंगे लोग, झुकाव तेजी से बढ़ेगा जाति आधारित राजनीति के ऊपर। दूसरा जो दिक्कत आ रहा है एक्चुअल में व्यवहारिक दिक्कत आ रहा है, व्यवहारिक समस्या आ रहा है। व्यवहारिक समस्या क्या है, जैसे कि जो ओबीसी जातियां हैं एक्चुअल में इनका निर्धारण राज्य स्तर पर और प्लस केंद्र स्तर पर कैसे हो, केंद्र स्तर पर कैसे होगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि कुछ जातियां ऐसी हैं, जैसे
अगर हम बात करें बनिया की, तो जो बनिया है यही यूपी में बात करेंगे तो ये जनरल में आता है, और यही बिहार में अगर बात करें तो बनिया ओबीसी में आता है। तो एक ही जाति एक राज्य में जनरल में आ रही है, एक राज्य में ओबीसी में आ रहा है। एक व्यवहारिक समस्या है कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। क्या यही बनिया पूरे भारत में जनरल में हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है, अच्छा यही बनिया केंद्र में जाएंगे सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी, तो ये भी जनरल में आ जाता है। तो एक बड़ी समस्या है ये व्यवहारिक समस्या, जातियों के कैटेगरी को निर्धारण में लेकर के कि हम इसे जनरल में रखें, ओबीसी में रखें। अच्छा कुछ जातियां ऐसी हैं जो है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो बेसिकली जनरल और ओबीसी तो छोड़ दीजिए, कुछ जातियां ऐसी हैं जो एससी में हैं कहीं, तो कहीं ओबीसी में है। कुछ जातियां ऐसी कहीं एसटी में हैं तो कहीं एससी में है। किसी राज्य में एससी में वही जाति है तो दूसरे राज्य में वही जाति एससी में हो जाती है। एक जाति किसी राज्य में ओबीसी में है तो दूसरे राज्य में पता चले कि ये शेड्यूल कास्ट में है। तो ये एक व्यवहारिक समस्या है जाति आधारित जनगणना को लेकर के। पहले इस पे एक समाधान होना चाहिए कि हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो बड़ी समस्या है, व्यवहारिक देखा जाए तो बड़ी समस्या है। ठीक, एक समस्या और है कि जिनके माता पिता नहीं है, पता ही नहीं है, जिनके माता पिता नहीं, मान लीजिए कि रोड पे कोई बच्चा मिल गया, माता पिता नहीं है, सॉरी इसी में व्यवहारिक समस्या में लिखिएगा, माता पिता नहीं है, रोड पे मिल गया बच्चा, तो इसे अब किस जाति में रखेंगे हम? क्या निर्धारण होगा? ये एससी में जाएगा, ओबीसी में, जनरल से? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा। एक समस्या तो ये है, ऐसे भी लोगों की संख्या बहुत है। एक समस्या है कि कोई व्यक्ति जो विदेश से आया है, भारत में रह रहा है, बाहरी व्यक्ति है, विदेश से आया है, भारत में रह रहा है, तो हम उसे किस जाति में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? ओबीसी में रखेंगे या जनरल में रखेंगे या एसटी में रखेंगे, है ना? इस प्रकार की समस्या है। इसके अलावा कोई धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, तब क्या होगा? धर्म परिवर्तन करने के बाद फिर उसे किस कैटेगरी में हम रखेंगे? तो ढेर सारी समस्याएं। एक समस्या जो थी, हालांकि उसका समाधान बहुत हद पे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, कि अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, इसका समाधान तो हो गया है। अंतर जाति विवाह कि वो पिता के पक्ष से देखा जाएगा व्यक्ति। मान लीजिए कोई लड़की ऐसी है जो जनरल है, वो एससी लड़के से शादी कर लेती है, तो उसको एससी का लाभ उस लड़की को नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पिता के पक्ष से देखा जाएगा। तो ये तो मान लीजिए एक समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन ऐसी कई व्यवहारिक समस्याएं हैं जो ये मुश्किल होगा कि हम धर्म परिवर्तन कर लिया तो फिर किस जाति में रखें। मान लीजिए कोई हिंदू है, वो मुसलमान बन जाता है, कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो फिर किस जाति में जाएगा? जैसे कि वसीम त्यागी का आप लोग नाम सुने होंगे, जो थे जिन्होंने अपना नाम वसीम त्यागी कर लिया था। तो वो जब जाते हैं हिंदू धर्म में तो फिर होता है कि वो त्यागी पंडित बने। अगर कोई हिंदू मुस्लिम बनता है या कोई मुस्लिम हिंदू बनता है तो किस जाति में जाएगा? पंडित बनेगा कि यादव बनेगा, या अलग अलग जो जातियां हैं। अगर कोई हिंदू मुस्लिम बनता है तो वो किस जाति में जाएगा? खान बनेगा, पठान बनेगा, है ना, अलग अलग, या अंसारी बनेगा। तो ये एक व्यवहारिक समस्या है। अगला कहा गया कि जो जाति आधारित जनगणना है, अगला पॉइंट होगा ये, जो कि समाज को जातियों पे विभाजित करेगा। जब समाज जातियों पे विभाजित होगा तो भारत में एक लंबा इतिहास रहा है जातीय संघर्ष का। आप लोग सुने होंगे कि ठाकुरों ने यहां उपद्रव मचा दिया, पूरे 10 गांव के लोगों को परेशान किया है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या फला बिरादरी के लोग एक अलग बिरादरी के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और कई जगह जाति संघर्ष देखा गया, ठाकुर और बाकी ओबीसी जातियों में पूरा बंदूक, कट्टा, मर्डर तक, तलवार भाले चलते हैं। तो इससे जाति विखंडन बढ़ेगा, जाति संघर्ष में वृद्धि होगी, क्योंकि लगेगा कि हमारी जाति के लोग इतने हैं, तो फिर वो अपना वर्चस्व प्रभावित करने का, अपना वर्चस्व जो है कि बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि हमारा वर्चस्व यहाँ पे बना रहे। तो कहीं न कहीं जातीय संघर्ष और सामाजिक विखंडन को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक विखंडन को बढ़ावा मिलेगा। एक चीज तो ये हो गया। एक बात है और आज के दौर में कि एक तरफ हम जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं, हम जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें जातियों का कोई अस्तित्व न रह जाए। और इसी वजह से बाद में एक दौर आया था जब पढ़े लिखे लोगों ने यह तय किया कि हम अपना टाइटल जाति टाइटल नहीं लगाएंगे, मतलब ये नहीं लिखेंगे कि फला जाति के। तो लोग नाम ऐसे रखते थे कि पता नहीं चलता था कि किस जाति के हैं। और ये भारत में हर वर्ग में आया, हिंदू मुस्लिम दोनों में।
जैसे मुस्लिमों में चला कि अपने नाम के साथ पिता के नाम को जोड़ देना, जाति टाइटल के बजाय खान पठान और वगैरह वगैरह जोड़ने के बजाय वो पिता के नाम को जोड़ दिया। और यही प्रक्रिया हिंदुओं में भी चली, अपने नाम के साथ पिता के नाम को जोड़ दिया गया, पता नहीं चला कौन जाति है ये। तो कहा जाता है कि आज हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं और जाति विहीन समाज की बात करते हुए हम जाति जनगणना की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कितना विरोधाभास है। तो जाति विहीन समाज में जाति जनगणना, ऐसे कर लीजिए, जाति विहीन समाज में जाति जनगणना अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक है, ये कहा जा रहा है, कोई मतलब नहीं इसका। एक पॉइंट्स और इसमें लिख लीजिए, नेगेटिव पॉइंट्स में कहा जाता है कि पहले जो भी जाति आधारित जनगणना आयोजित हुआ, जाति आधारित जनगणना हुआ पहले कब कब हुआ, 1931, 1941 और एक SECC 2011 में हुआ। थोड़ा अलग था ये इन दोनों से, लेकिन हुआ तो 2011 में। तो कहा कि ये सारे क्या थे, त्रुटिपूर्ण थे, ये सही डाटा उपलब्ध नहीं कराते, ये त्रुटिपूर्ण। यानी कहने का सीधा सा मतलब कि जाति आधारित जनगणना व्यवहारिक समस्या तो पैदा कर ही रही है, त्रुटिपूर्ण होगी। हम करेंगे आगे तो फिर बहुत सारी कमियां निकल जाएंगी। इसका एग्जांपल दिया गया 1941 और 2011 का, कि 2011 में हुआ व्यापक स्तर पर, लेकिन उसके बाद भी उसके डेटा गलत रहे, त्रुटिपूर्ण रहे, इस वजह से प्रकाशन नहीं किया गया। तो ये तर्क है जो ये कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम कंक्लूजन क्या देंगे, निष्कर्ष क्या दे सकते हैं हम लोग। तो निष्कर्ष में किन किन बिंदुओं को हम लोग ध्यान रख सकते हैं, निष्कर्ष में किन किन बिंदुओं को ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो कि निष्कर्ष की अगर हमें बात करनी है तो हमें निष्कर्ष में ज्यादातर सकारात्मक पक्ष को यहां पे रखना है, सकारात्मक पक्ष को रखना है। यानी जो निगेटिव पॉइंट्स हैं ना, हम उसे भी इस रूप में लिखेंगे कि वो निगेटिव न नजर आए, पॉजिटिव नजर आए। समझ पा रहे हैं? निष्कर्ष लिखने का एक यही कला होता है कि आप निष्कर्ष ऐसा लिखिए कि जिसमें नकारात्मकता न झलके, नकारात्मकता बिल्कुल नजर ही नहीं आना चाहिए। आप बात कर लीजिए, कह दीजिए वही, लेकिन कहिए दूसरे तरीके से कि लगे ये सकारात्मक है। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आउट यहां पे कर रहा हूं। मैंने कहा कि जाति आधारित जनगणना में व्यवहारिक समस्या तो है, लेकिन क्या सैद्धांतिक समस्या है, थ्योरेटिकल कोई प्रॉब्लम्स है, तो कह सकते हैं नहीं। जाति आधारित जनगणना में थ्योरेटिकल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कहेंगे जाति आधारित जनगणना में सैद्धांतिक कोई समस्या नहीं है, सैद्धांतिक कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कहेंगे कि इस प्रकार के जो आंकड़े हैं हमारे लिए योजना बनाने, नीतियों बनाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होते हैं। बोलेंगे यह जो आंकड़े होते हैं योजना और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन योजना विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सामाजिक न्याय, विकास, ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख दिया, रिपीट नहीं करना है यहाँ पे, वही पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट्स हमने ऊपर लिखे हैं उस पॉइंट्स को निष्कर्ष में फिर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, बातें थोड़ा अलग होनी चाहिए। बातें से वही हो रहा है, निष्कर्ष निकालिए वही चीज निकल रहा है कि सैद्धांतिक तौर पे कोई समस्या नहीं है, ठीक है, व्यवहारिक समस्या हो रही है, बोलेंगे इन आंकड़ों को प्रकाशित करने में सैद्धांतिक रूप से कोई समस्या नहीं हो रही। ये जो आंकड़े आएंगे तो ये हमारे लिए योजना और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं या महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे लेकिन इन आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों बातें शामिल होना, लेकिन कहते हैं कि इन आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, न ही इनका वोट बैंक के रूप में, वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। यानी निर्वाचन इसमें वोट बैंक से पहले लिख लेंगे, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और निर्वाचन आयोग को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि इन आंकड़ों का दुरुपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए न किया जाए। हो गया निष्कर्ष क्लियर। अगर आता है प्रश्न, इतना लिखते हैं, आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा।
एक समझ भी आपकी आधारित बढ़ गई, आपकी समझ भी जाति आधारित जनगणना को लेकर के। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स आपके दिमाग में कई सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे, आप उसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स व्यवहारिक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ऐसे पॉइंट्स, मनगढ़ंत पॉइंट्स नहीं, एक्चुअल में वो रिलेवेंस पॉइंट होने चाहिए, चाहे पक्ष में या विपक्ष में। आपके पास अगर कोई तर्क है कि क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप कुछ और बिंदुओं को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न है आपको पता है कि आंसर आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है, तो ये 200 शब्द से मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, एक लंबा लेक्चर भी चला। उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसे लगे। क्योंकि मैं अब थोड़ा सा इधर सोच रहा हूं कि अब मैं इस प्रकार के लेक्चर्स लाऊं आप लोगों के लिए, जो थोड़ा आपके बौद्धिक विकास को भी आगे बढ़ाए। अब चूंकि लास्ट है, तो जैसे इतना देर आप लोगों ने हमें झेला है, 2-3 मिनट और झेल लीजिए, कुछ बातें और सुन लीजिए। देखिए, बेसिकली मेरे यहाँ सिविल सर्विसेज को लेकर के प्रिपरेशन कराया जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो या आप किसी भी राज्य के हो, स्टेट पीसीएस है ना, स्टेट पीसीएस, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेरे जो कोर्स चलते हैं वो प्री और प्लस मेंस के हिसाब से कोर्स चलते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में यही डिमांड है। जो कोर्स अवेलेबल हैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री, सब अलग अलग कोर्स आपको मिलेगा, इंडिविजुअली क्लास, क्योंकि क्लासेस सारे लंबी होती हैं। कंबाइन क्लास मैं नहीं चलाता, क्योंकि कंबाइन क्लासेस में चीजें उस प्रॉपर वे में नहीं हो पाती जिस तरीके से चलना चाहिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस आपको मिलेंगी, मेडुअल हिस्ट्री क्लासेस मिलेंगी, मॉडर्न की क्लासेस मिलेंगी, आजादी के बाद भारत मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा, मैं नाम लिख दे रहा हूं। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, और ठीक है, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। साइंस को छोड़ करके लगभग सारे विषय यहाँ पे उपलब्ध है, साइंस सिर्फ अवेलेबल नहीं है अभी, साइंस को छोड़ करके सारे विषय अवेलेबल है। इसमें एक चीज बता दूं कि जो इतिहास का मेरा कोर्स है, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, आजादी के बाद भारत और आर्ट एंड कल्चर, यह कोर्स आपको न केवल यूपीएससी बल्कि यह कोर्स आपको, जो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। आप अंदाजा लगाइए कि जितने में लोग पूरा इतिहास पढ़ा देते हैं जितने लेक्चर में, उतने लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राचीन इतिहास पढ़ाया है। इतनी गहराई में पढ़ाया है कि वो आपको हर एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, किसी भी, एक बार पूरा इतिहास पढ़ लेंगे आप प्रॉपर वे में, आपको फिर दोबारा कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी के जो कोर्सेज हैं वो सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से हैं, और यहाँ भी इतने डीप में पढ़ाया गया है कि एक बार पढ़ेंगे तो आपको फिर कोचिंग्स नहीं करनी होगी, फिर आप किताबें पढ़िए, नोट्स पढ़िए जो मैं लिखवाता हूँ, उससे पढ़ करके आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए पढ़ करके, नेट ज़ियारत में भी हुए, पीसीएस में भी हुए, बहुत सारे एग्जामों में हुए। क्योंकि मैं थोड़ा मार्केटिंग नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों का, इस वजह से आप लोगों के सामने नहीं आता। तो ये चीज़ें अवेलेबल है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 9695268201। आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पे जाकर के, उसमें कैटलॉग है, आप कैटलॉग देखेंगे तो आपको सारे सब्जेक्टों का डिटेल्स वहां मिल जाएगा, फीस वगैरह क्या है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ज्वाइन करना हो तो आप मैसेज कर दीजिए, सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं आपको बताऊंगा, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप मुझे बताइए, मैं आपको ज्वाइन करके सारा जो डिटेल्स है मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन हो। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिस्ट्री सब्जेक्ट नेट जेआरएफ हो या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे क्लास से, पेड ग्रुप में। मिनिमम फी में मैं पढ़ाता हूं। जो क्लासेस आपको बड़े संस्थानों में जहां 10-20 हज़ार रुपए मिलता है, वही क्लासेस मैं आपको 2-3 हज़ार में प्रोवाइड करता हूं। क्वालिटी आप पढ़ने के बाद आप खुद तय कर लेंगे कि एक्चुअल में आप क्लास उस लेवल की है या नहीं है। अभी मैं एक क्लास और शुरू कर रहा हूं हिस्ट्री का। मैंने बताया था इतिहास लेखन से संबंधित एक लेक्चर मेरा पब्लिक पढ़ा हुआ है। तो ये बेसिकली इतिहास मेंस यूपीएससी के दृष्टिकोण से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको दृष्टिकोण से मैं लेके चल रहा हूँ। अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किया हूँ, एक लेक्चर गया है, अब थोड़ा सा लेक्चर जाएंगे एंशिएंट, उसके बाद मेडुअल, मॉडर्न, और वो फिर आगे चीजें। जो लोग मेंस के दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ना चाहते हैं वो इस क्लास में जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।